हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 27, जिसका नेम है एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आज हम इस चैप्टर में जो है हम एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछला चैप्टर था हमने वो इंपोर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सभी ने वो वाली वीडियो जरूर देख ली होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो उसी चैप्टर का थोड़ा रिवर्स है। अगर आपको वो चैप्टर समझ में आ गया है तो ये तो समझना बड़ा ही आपके लिए आसान है। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको फटाफट से इसको सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसके अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है एक्सपोर्ट ट्रेड, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके आ सकता है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे देश में कोई सामान एक्स्ट्रा है और दूसरे देश को चीज की जरूरत है तो वो हम अपने देश से दूसरे देश में वो सामान भेज सकते हैं। तो अगर हम अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान भेज रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ना कुछ जो है वो सामान दूसरे देशों में भेजते ही हैं। हमारे इंडिया से भी बहुत सारा माल जो है वो दूसरे देशों में जाता ही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड, अब ये तो है नहीं कि एक्सपोर्ट ट्रेड करना है और हमने सोचा कि आज हम इस माल को एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे देशों में और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। नहीं, उसका भी एक प्रोसीजर है, हमें वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेड इंक्वायरी। अब ट्रेड इंक्वायरी में वो क्या देखेगा? जो एक्सपोर्टर है ना, जो माल को दूसरे देशों में भेजता है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर। अब जो एक्सपोर्टर है वो देखेगा कि मेरे माल की जो डिमांड है वो किस कंट्री में है, कौन सा ऐसा पर्सन है कि जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, कितनी क्वांटिटी में खरीद सकता है, किस प्राइस पे खरीद सकता है, कौन सी क्वालिटी का वो खरीदना चाहेगा। तो वो सारी बातों की इंक्वायरी वो करेगा। ठीक है, कि वो कौन सा इंपोर्टर है जो मेरा वो सामान खरीदेगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। यानी कि अब वो उस माल का क्या लेगा? ऑर्डर लेगा कि उस प्रोडक्ट का क्या नेम है, क्या उसकी क्वालिटी है, कितना उसका प्राइस है, कितनी क्वांटिटी में उसने मंगवाया है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, पेमेंट वो किस तरीके से देगा। अब इसमें जो इंडेंट है वो दो तरीके से हो सकते हैं, क्लोज इंडेंट और एक है ओपन इंडेंट। अब क्लोज इंडेंट में तो ना हमें इंपोर्टर के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना पड़ता है। जिस तरीके से इंपोर्टर कहता है किस तरीके से हमारे गुड्स की डिलीवरी करो, हमारे तक पहुंचाओ, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओपन इंडेंट में हम अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंडेंट का मतलब क्या है कि हमें वो ऑर्डर जो है वो बाद में मिल जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट इंक्वायरी। अब देखो, जो एक्सपोर्टर है वो किसी को भी माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो देखेगा कि क्या जो इंपोर्टर है वो क्या मेरे माल की जो पेमेंट कर देगा टाइम पे, क्या नहीं करेगा। तो इसलिए वो इंपोर्टर को क्या कहता है कि तुम मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि यानी कि जो इंपोर्टर है उसको अपने बैंक में, अपने देश के किसी बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट की एक कॉपी जो है वो बनवा के उसके पास भेजनी होती है। कि अब उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में वो बैंक वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं, वो एक गारंटर के तौर पे काम करते हैं कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो इसकी जगह पे हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से क्रेडिट इंक्वायरी में यही होता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मांगता है कि मेरी तो पेमेंट सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब वो सामान अगर कहीं पे भेजता तो उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी चाहिए, जो कि 3 महीनों तक वैलिड होता है। अब देखो, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पास उसको एप्लीकेशन भेजनी होती है, जितनी फीस लगती है वो उसमें जमा करानी होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो उसको जमा करवाने पड़ते हैं। फिर वो सारा कुछ उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ठीक है, किस चीज का वो माल को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या चीज है, क्या कंडीशंस है। फिर वो उसको लाइसेंस इशू कर देते हैं और वो जो लाइसेंस है वो 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। कि फॉरेन एक्सचेंज, अब देखो कि हम दूसरे देश में माल भेजते हैं तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी भी आती है। अब वो पहले तो क्या रूल था कि हाँ भी जो करेंसी आई उसको फटाफट से हमें अपनी करेंसी में चेंज कराना होगा, वो हम अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन बाद में 1991 में क्या हुआ, एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास भी रख सकते हैं उस फॉरेन करेंसी को। अब वो भी एक लिमिट है कि हम इतनी लिमिट तक हम अपने पास रख सकते हैं, इतने दिनों तक हम उसको अपने पास रख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक से ही वो फॉरेन करेंसी चेंज कराएंगे, किसी भी प्राइवेट जो कोई पर्सन होता है वो भी उसको चेंज जो है वो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि एक देश की करेंसी को दूसरी करेंसी में अगर हम चेंज करा रहे हैं ना, दूसरे देश की करेंसी में, तो उसका क्या रेट डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि आज डॉलर का रेट क्या है, 80 रुपीज है, ये हमने सपोज किया। ठीक है, और हमने आज माल को डिलीवर किया। अब हमने $1000 का माल जो है वो डिलीवर कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया किसी कंट्री में। ठीक है, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? $1 की वैल्यू हमने कहा कि 80 रुपीज है। तो आज की डेट में वो माल हमने कितने का डिलीवर किया? 80,000 का मान लो हमने डिलीवर कर दिया वो। ठीक है, वो गुड्स हमने डिलीवर करी।
तो अभी हमारे पास पेमेंट नहीं आई, उसने कहा कि पेमेंट 1 महीने के बाद होगी, ठीक है, इस डेट को पेमेंट होगी। अब मान लीजिए अब हमें इसमें ना प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि डॉलर का रेट सेम रहेगा, डॉलर का रेट कम या ज्यादा हो सकता है। मान लो 1 महीने के बाद 82 रुपीज जो है वो डॉलर का रेट जो है वो हो गया, तो अब हमें वो कितना होगा, कितना मिलेगी वो हमें पेमेंट 82,000 रुपीज मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है कि इस केस में तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। हो सकता है कि 1 महीने के बाद जिस डेट को उसने पेमेंट करनी थी 78 रुपीज उसकी पेमेंट की रह गई, तो अब हमें कितने मिलेंगे 78,000। तो हमें इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, ये हमें देखना है। और कई बार इसी उसमें कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक बैंक से एग्रीमेंट करा लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हो वो आप ही रख लेना, लेकिन हमें 1 महीने के बाद जो पेमेंट है वो हमें जो आज की डेट में जो पेमेंट चल रही है ना, जो रेट चल रहा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग यानी कि 80,000 रुपीज हमें दे देना। तो ये सब हम डीलिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ गुड्स। फिर उस गुड्स की हम क्या करेंगे, जो एक्सपोर्टर होता है वो कलेक्शन करता है, जितनी उसके पास खुद की गुड्स रखी होती है, ठीक है, बाकी वो कहीं और से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग इस तरीके से की जाती है ताकि वो रास्ते में सामान जो है वो उसमें मतलब कुछ भी डिस्ट्रॉय वगैरह ना हो, ठीक है, कुछ सामान टूटे फूटे ना। और मार्किंग इसलिए की जाती है गुड्स की ताकि वो पहचाना आसानी से जा सके। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। फिर जो है कि वो जहाज पे माल जो है लदवाएगा, सब कुछ लोड करवाएगा, ठीक है। तो वो सारा काम जो करने के लिए एक फॉरवर्डिंग एजेंट की हम अपॉइंटमेंट कर देते हैं। फिर फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट। फिर वो गुड्स को वो कहाँ पे लेके जाया जाता है, पोर्ट में, यानी कि बंदरगाह तक वो सामान जो है वो ले जाया जाता है। फिर आगे उसके फंक्शंस क्या है कि जो हमने फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट किया था, ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर। अब शिपिंग ऑर्डर में क्या है कि हाँ भाई वो देखेगा कि अब वो कैप्टन से बात करेगा, जो जहाज का जो कैप्टन होता है उससे बात करेगा कि मेरे को ये वाला सामान जो है वो जहाज पे लोड कराना है, वो शिप पे लोड करवाना है। तो अब वो देखेगा कि हाँ भी वो इस तरीके से अपना सामान वहां पे रखेगा कि मेरा माल जो है सेफ्टी से दूसरी जगह पे पहुंच जाए, ठीक है। वो एडजस्टमेंट इस तरीके से अपने सामान की वहां पे करता है। कई बार ना हमारा सामान बहुत ज्यादा हो जाता है, जब भी हम लोड करवाने जाते हैं तो लोड करवाने के लिए हमारा सामान ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम पूरा जहाज ही बुक कर लेते हैं, जिसको हम चार्टर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग शिपिंग बिल। जब हम एक्सपोर्ट वगैरह बिल की, जो एक्सपोर्ट टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ पेमेंट करने के बाद शिपिंग बिल की भी पेमेंट की जाती है। पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, जो पोर्ट का जितना भी खर्चा होता है वो डॉक चलान जो है वहां पे हमें भरना पड़ता है। फिर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, अब वो जहाज जो है वो उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। अब वो मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इसके अंदर लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है एडवाइस टू द एक्सपोर्टर। अब वो बता दिया जाता है कि जो एजेंट ने इतने सारे काम जो है वो कर दिए हैं, तो वो एक्सपोर्टर को इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जब इस बात की इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर को मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा इनवॉइस। अब इनवॉइस में वो सारे खर्चे वगैरह एड ऑन कर देगा जितने उसने अभी तक किए हैं। अब वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की इस बात में डीलिंग होती है कि हाँ भी वो खर्चे किसने करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कि जो मैंने अभी तक तेरे पास सामान भेजा वो खर्चे मैं करूंगा या जिसके पास सामान जाएगा वो करेगा। तो उस हिसाब से वो खर्चे उसके अंदर ऐड वगैरह किए जाते हैं। अगर उसने सारे खर्चे करने हैं तो वो अपने बिल में ही ऐड करेगा, ठीक है। अगर करने हैं तो ऐड कर देगा, नहीं करने हैं तो ऐड उसमें नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर। अब आगे इनवॉइस जो है वो कई मानते हैं कि सर्टिफाइड होना चाहिए काउंसलर के थ्रू। अब वो काउंसलर कौन सा होता है कि वो इंपोर्टर कंट्री का ही होता है, उसको मतलब सारी नॉलेज होती है, वो उसको विश्वास होता है इंपोर्टर को भी इस बात का, और इम्पोर्टेंट जो इंपोर्ट कराने वाली जो कंट्री है उसको भी इस बात का विश्वास होता है कि अगर उसने ये सारा इंफॉर्मेशन जो है चेक कर लिए कि इतनी क्वांटिटी का माल है, इतना मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो सही है, सही प्राइस का है, और जो गुड्स हैं वो भी ठीक ठाक है, कोई इसमें डैमेज वगैरह नहीं है, तो वो मतलब अपना एक इनवॉइस जो है वो इशू करता है। अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है वहां पे कि हाँ भाई मेरा सामान जो है वो ठीक ठाक है या नहीं है, वो सीधा आगे इंपोर्टर के पास भेज देते हैं, वरना जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं पहले उसको चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ पे वो गुड्स जो है, कहाँ से बनके वो गुड्स हमारे पास आई है। कई बार ना टैक्स से इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है कि हाँ भी टैक्स वगैरह नहीं लगता कि अगर आपने किसी स्पेशल कंट्री से कोई गुड्स वगैरह मंगवाई है तो। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट। अब वो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर डीपी इशू करता है। डीपी का मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है कि हाँ भी थोड़े दिनों में हमने पेमेंट करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस जो है वो मतलब एक्सपोर्टर इशू करेगा। नेक्स्ट है एडवाइस टू द इंपोर्टर। अब एडवाइस क्या की जाती है इंपोर्टर को कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो या तो आपके किसी बैंक के थ्रू भेजे जाएंगे,
ठीक है। अब वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहता है या तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसके पास जाएंगे, बैंक के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी या सीधे ही आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक से वो इंफॉर्मेशन आती है, बैंक से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको वहां से जाके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। कई बार आप पेमेंट करोगे बैंक में जाके तो वहां से फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इशू कर देते हैं, वो तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 27 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।